जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा BMS CFAP 3 लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 से इंशाल्लाह हम आज जो है वो पेस्टल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और पेस्टल को हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, ये सब्जेक्ट क्या है और इसकी डिटेल्ड ओरिएंटेशन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। सो एक चीज़ इसमें जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि हम जैसे जैसे आगे इसमें प्रोसीड करेंगे हम हर टॉपिक के साथ या हर चैप्टर के साथ कोशिश करेंगे कि उसके पास्ट पेपर का कुछ एरिया हम डिस्कस कर पाएं, सो दैट आपको हर टॉपिक और हर एरिया के साथ ये आइडिया हो कि इसका क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है और उस क्वेश्चन को आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से टैकल करना है और किस तरह से आपने क्वेश्चन को हैंडल करना है। साथ साथ आप इस प्रैक्टिस से गुजर रहे होंगे ताकि जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी अपनी तैयारी के साथ साथ आप फोकस में रख सकें। सो पेस्टल एनालिसिस की हम बात करते हैं। पेस्टल एनालिसिस बेसिकली एक टूल है, जो टूल हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। उन फैक्टर्स को एनालाइज करना और आइडेंटिफाई करना कि ये फैक्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली और अदरवाइज किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को इन फैक्टर्स को मॉनिटर करना होता है, इनके इम्पैक्ट को एनालाइज करना होता है और किस तरह से इन फैक्टर्स की जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं उनको कैटर करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि हमने जो बात की कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो एनवायरनमेंट इटसेल्फ क्या है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं और किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट को देखती है और मैनेज करती है। सो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो ये आपके तमाम वो वेरिएबल कंपोनेंट्स, वेरिएबल का मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो फिक्स नहीं रहते, विच कीप ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम और अदर सर्कमस्टेंसेस। सो ये वेरिएबल कंपोनेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इनका इम्पैक्ट आ सकता है, ये तमाम जो आपके फैक्टर्स हैं ये एनवायरनमेंट से आ रहे होते हैं, राइट। सो एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो दो तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकंड वन इज माइक्रो एनवायरनमेंट। सो मैक्रो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपके ओवरऑल लार्ज स्केल एनवायरनमेंट की बात करता है, जिसमें वो डेमोग्राफिक यानी सोसाइटी में जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनसे रिलेटेड फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स जिसको आप इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन को ये फैक्टर्स बहुत वाइडली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं और अभी हम आगे जाके जैसे जैसे पेस्टल में डिटेल में आएंगे हम इन्हीं सारे फैक्टर्स को वन बाय वन स्टडी कर रहे होंगे कि ये फैक्टर्स किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। देन कम्स माइक्रो एनवायरनमेंट, स्मॉल एनवायरनमेंट, जिसके साथ ये स्मॉल स्केल एरिया जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल कंपनी है, कस्टमर्स हैं, वी आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर, सप्लायर हैं, हम उनके साथ डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। हमारी मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज हैं, अगर हम अपनी मार्केटिंग के लिए कोई इंटरमीडिएरीज यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा बीच का सोर्स यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ भी हमारा जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा, हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और जनरल पब्लिक का बिहेवियर क्या है। तो ये तमाम चीजें एनवायरनमेंट से आ रही होती हैं। यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस में अगर हम बात करें तो वी आर ब्रॉडली डिस्कसिंग अबाउट मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पेस्टल में हम मैक्रो एनवायरनमेंट की डिस्कशन पे जाएंगे और वो आगे हम जब फर्दर प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एनवायरमेंटल एनालिसिस का पर्पस क्या है। तो भी हमने डिस्कस किया कि एनवायरमेंटल एनालिसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए जरूरी है कि वो उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, उस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है। सो एनवायरमेंटल एनालिसिस करने का रीजन क्या है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज आवर प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंटली हम किस एनवायरनमेंट में हैं, हमारे एनवायरनमेंट में कौन से लॉज एप्लीकेबल है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में अगर कोई हामियां है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रही है तो वो क्या हामियां हैं। इसी तरह से हमारा लीगल सिस्टम हमें किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, उसमें लोगों के एज ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, पेस्टल के डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर हम आज की डेट पे करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं
और इसकी बेस के ऊपर हम ये देखते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, राइट? हम प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन की बेस के ऊपर देखते हैं जी फ्यूचर क्या होगा, प्रेडिक्शन तो क्या होगी, ओवर द टाइम पास्ट में क्या क्या चेंजेस आए, उन चेंजेस ने क्या इंपैक्ट किया और उसकी वजह से फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या चेंजेस आएंगे, राइट? और उन चेंजेस को लेके हमें स्ट्रेटेजिक एक्शन आज ही लेना है। इंपॉर्टेंट क्या है, बीइंग an organization existing in an environment, if we do not focus on future, हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम गेम में पीछे रह जाएंगे। हमें हमेशा फोरकास्ट करके, प्रेडिक्ट करके फ्यूचर के बारे में अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है। किस तरह से कस्टमर की डिमांड डे बाय डे चेंज हो रही है, राइट? हमारी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी किस तरह से इंप्रूव कर रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है तो उस टेक्नोलॉजी का हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, हमारा कंपेटिटर उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स किस तरह से चेंज होंगी। बड़ी कॉमन एग्जांपल है, कोविड आया, मार्केट्स बंद हो गई, कस्टमर्स की डिमांड ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई और उस टाइम पीरियड में ऑनलाइन बिजनेस ने अपना पीक ट्रेंड शो किया, राइट? तो क्योंकि विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वक्त के साथ साथ इन फैक्टर्स को गॉज नहीं किया कि टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट आ रही है, हर बंदा अपने हाथ में स्मार्टफोन की शक्ल में एक कंप्लीट गैजेट, मल्टीपर्पज गैजेट अपने हाथ में लेके घूम रहा है, तो शायद ये वक्त भी आएगा कि लोग मार्केट जाएंगे नहीं, ऑनलाइन बाइंग करेंगे। तो जिन कंपनीज ने अपने ऑनलाइन स्टोर्स या इंटरमीडिएरीज को यूज करना शुरू किया, वो अपनी सेल्स को मेंटेन करने की या किसी हद तक मैनेज करने के काबिल रहे। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए फिर सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो गया। सो हम ये जो पास्ट को एग्जामिन कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आज वो स्ट्रेटेजिक एक्शंस ले सकें जो फ्यूचर में हमें मार्केट में सरवाइव करने में, ग्रो करने में हेल्प आउट करें, राइट? इट इज नॉट द टाइम कि हम सेटबैक पोजीशन में बैठे हैं, वी आर वेटिंग कि जब सिचुएशन होगी तब देखेंगे क्या करना है। वी नीड टू प्रोएक्टिवली डिजाइन आवर स्ट्रेटजीज to cater any challenges that can come in the future, right? So ये strategic actions हम क्यों लेते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें, मैनेज कर सकें, चला सकें। इन सिंपल वर्ड्स, वी कैन इंश्योर के किसी भी डिस्ट्रप्शन की वजह से हमारी एक्टिविटीज के ऊपर मेजर इंपैक्ट ना आए एंड वी कैन मूव ऑन। ओके, हमने बात तो कर ली कि एनवायरमेंटल एनालिसिस करना चाहिए, एनवायरमेंटल एनालिसिस के फायदे क्या हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों किया जाता है। अब बात ये करें कैसे, कहां से शुरू करें, क्या प्रोसेसेस अप्लाई करें, किस तरह से हम उसको कंक्लूड करें कि ये हमारे एनवायरमेंटल असेसमेंट का रिजल्ट है। तो 4 मेजर स्टेप्स हैं जिसमें आप अपनी एनवायरमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले आप स्कैनिंग करें और आइडेंटिफाई करें कि आप जिस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, इस एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं वो आपके बिजनेस को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, आपके बिजनेस को वो किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रही है, जिसकी वजह से आप अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल हमारे पास एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर यही रॉ मटेरियल गवर्नमेंट हमें इंपोर्ट करने की परमिशन दे दे फ्रॉम कंट्री एक्स, तो हम रिड्यूस्ड प्राइस पे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट? तो वो जब रिड्यूस्ड प्राइस पे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे आ जाएगी। लेकिन पता चला कि गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट पे या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंपोर्ट पे बैन लगाया हुआ, राइट?
फिर उसके बाद हम मॉनिटर करते हैं, स्कैन कर लिया, मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटरिंग में हम सफिशिएंट डेटा आइडेंटिफाई करते हैं और ये देखते हैं कि ओवर द टाइम एनवायरनमेंट में किस किस तरह से चेंज आएगा या किस किस तरह से पास्ट में चेंज आया, उसकी बेस पे व्हाट कैन बी द फ्यूचर, और फिर अल्टीमेटली हम अपनी असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट जो है वो implication है upon organization about present and forecast strategies. So अगर हम definition पे आए तो यहाँ पे हमारे पास स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग और असेसमेंट चारों स्टेप्स की डेफिनेशन या डिटेल आप इसको कह लें ये मौजूद है. So scanning basically detection of early signals of possible environmental change and detect environmental change already under way. अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो कह रहे हैं कि आप एनवायरमेंटल चेंज जो होने वाले उसको भी डिटेक्ट करें और जो ऑलरेडी हो चुके हैं उसको भी देखें. फॉर एग्जांपल मैंने अभी बात की कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, आप पर्टिकुलर आइटम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते. ये हो चुका. हो क्या सकता है, गवर्नमेंट इज गोइंग टू अलाउ यू कि आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में या अनलिमिटेड क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है अगर इंक्रीज कर रही है और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू अलाउ यू. सो आपने ये सिग्नल को अर्ली डिटेक्ट करना है दैट व्हाट इज गोइंग टू चेंज इन योर एनवायरमेंट. आप आज इसको डिटेक्ट करने की पोजीशन में होंगे तो ही आप ये असेस कर पाएंगे कि आपने इससे रिलेटेड अपने पास क्या क्या इंतजाम करने. देखिए सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लेना तो काफी नहीं है ना. आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी की तमाम जो रिलेटेड जरूरतें हैं, तमाम जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास पूरी होनी चाहिए, तभी आप प्रोडक्शन कर सकेंगे. फिर जो आप प्रोडक्शन करने का सोच रहे हैं वो फाइनल प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचने की पोजीशन में है भी या नहीं, मार्केट में उसका कस्टमर एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं, लोकल मार्केट में कितना कस्टमर एग्जिस्ट कर रहा है, आपको कितना कस्टमर इंटरनेशनल मार्केट में मिलेगा, ये तमाम चीजें आपने असेस करनी है. सो हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी बिजनेस डिसीजन, कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन रादर इन आइसोलेशन नहीं लेते. वी हैव टू कंसीडर सो मेनी फैक्टर्स. सो अगर हम स्कैनिंग की बात करते हैं तो स्कैनिंग में हमें पॉसिबल एनवायरमेंटल चेंज को डिस्कस करना है. अच्छा, ये एनवायरमेंटल चेंज की जहां पे बात आई तो इसमें पेस्टल के तमाम एलिमेंट्स फॉलो करते हैं. ठीक है, इसमें हो सकता है एक सिचुएशन में एक इंपैक्ट आ रहा हो, एक फैक्टर का इंपैक्ट आ रहा हो, यानी एक वेरिएबल का इंपैक्ट आ रहा हो सकता है एक सिचुएशन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स का इंपैक्ट भी यहाँ पे मौजूद हो. सो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस. सेकंड इसका स्टेप क्या है, मॉनिटरिंग. Monitoring is actually process of assembling sufficient data to identify emerging trends and identification of areas for further scanning. Right? हम मॉनिटर करते हैं कि जो चेंज है, जो emerging trends आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, वो किन किन एरियाज में आ रहे हैं, उनका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आ सकता है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसकी बड़ी कॉमन मिसाल है. टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस करती जा रही है, चीजें आपकी या आपके जो प्रोसेसेस है वो ज्यादा तेजी से कंडक्ट हो रहे हैं, ज्यादा एफिशिएंटली कंडक्ट हो रहे हैं, विद लेसर यूज ऑफ पीपल आप चीजों को कंप्लीट कर पा रहे हैं. सो हमने ये देखना है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स आगे मजीद क्या होंगे और इमर्जिंग ट्रेंड्स की बेस के ऊपर हमें प्रोएक्टिवली अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें कौन कौन से एरियाज में फर्दर काम करने की जरूरत है. राइट, देन कम्स फोरकास्टिंग. सो स्कैनिंग और मॉनिटरिंग की बेस के ऊपर हम फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या होगा. गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिड्यूस टैक्स रेट्स. फॉर एग्जाम्पल, हमने एंटिसिपेट किया कि गवर्नमेंट अगले आने वाले बजट में टैक्स रेट्स रिड्यूस कर रही है. जब टैक्स रेट्स रिड्यूस होंगे तो अल्टीमेटली लोगों के पास गुड्स खरीदने के लिए पैसे ज्यादा होंगे. पहले 100 रुपए पे 17% टैक्स दे रहे थे, 17 रुपए टैक्स दे रहे थे. अब अगर 15 रुपए टैक्स दे रहे हैं तो बैलेंस अमाउंट इज ग्रेटर.
वो जब बैलेंस अमाउंट ज्यादा है तो उससे क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड्स विल इंक्रीज, राइट, ज्यादा पैसे है ना खरीदने के लिए, जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। सो सिमिलरली हम ये कह रहे हैं, अगर हम इसको अपने पिछले एग्जांपल के साथ रिलेट करें तो हमने कहा कि लोग अब ऑनलाइन बाइंग की तरफ, लोगों का ट्रेंड या लोगों का जो रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें, अगर हमने अभी नहीं भी किया तो अल्टीमेटली वी नीड टू डेवलप दिस सिस्टम। तो वो सिस्टम डेवलप करने से फायदा क्या होगा, हमारा रेवेन्यू कितना बूस्ट करेगा, हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स जो बिक रहे हैं वो कितने बूस्ट करेंगे, ये हम आज फोरकास्ट करेंगे और उसकी बेस के ऊपर हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग और सिस्टम को डिजाइन करेंगे कि हमारे सिस्टम के ऊपर क्या क्या डिमांड्स आ सकती हैं, राइट। अगर हमने अपने लोगों को टेक्नोलॉजी पर ट्रेन करने की जरूरत है तो हम वो भी देखेंगे, हमें नए इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने की जरूरत है वो भी देखेंगे। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी चेंज की, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किए, इंडस्ट्रीज के लिए लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स अवेलेबल है, हाउ कैन वी रिएक्ट बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी बाय गवर्नमेंट, राइट। असेसमेंट, हमारी आज की और फ्यूचर की स्ट्रेटजीज के ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट होगा, आज क्या फायदा होगा, आज क्या फर्क पड़ेगा, और फ्यूचर में हमारे जो एक्शंस हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट होंगे। फ्यूचर के एक्शंस हम आज स्कैन करेंगे और आज की स्कैनिंग की बेस के ऊपर हम फ्यूचर पे जा रहे होंगे। सो हमारे पास जो टूल्स हैं स्कैनिंग के, जो हमने एनवायरनमेंट की बात की और पूरे एनवायरमेंटल एनालिसिस या स्कैन की बात की, दो टूल्स हैं, पेस्टल, जिसकी अभी हमने स्टार्ट में थोड़ी सी एग्जांपल पे भी बात की। पेस्टल आपके मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डील करता है, जबकि पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल जो है वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डील करता है। पेस्टल की अगर हम बात करें तो पेस्टल फर्स्ट ऑफ ऑल 6 अल्फाज से मिलकर बना है, यानी 6 वेरिएबल्स हैं जिनको हम इस मॉडल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस या इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, एंड लीगल एनवायरनमेंट। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है तो वो पूरी कंट्री में एक जैसा है, सिर्फ आपकी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए शायद वो उसके कुछ वेरिएबल तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी वो सबके लिए एक जैसा होगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी सिमिलरली एंड सो ऑन। तो ये 6 बेसिकली वेरिएबल्स हैं जिससे ये मिलकर बना। हम कहते हैं पेस्टल एनालिसिस एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जिससे हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और उससे हम अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स बोथ आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने अभी बात की, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट रिड्यूस कर रही है तो इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्स रिड्यूस कर रही है, तो इट इज opportunities are opportunity for industries as well to grow, right? और अगर नेशनलाइजेशन का थ्रेट है तो वो भी आपके डिसीजंस को इंपैक्ट करेगा ना। आपको पता ही नहीं, हो सकता है कल को आपको नेशनलाइज कर दिया जाए। सो हम यहाँ पे फिर फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन पेस्टल में दोनों देखते हैं। फेवरेबल सिचुएशन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, जबकि जो आपके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है वो रिस्क और थ्रेट क्रिएट करती है। सो अपॉर्चुनिटीज को हमने ग्रैस्प किस तरह से करना है, अपॉर्चुनिटीज को हमें यूटिलाइज किस तरह से करना है, ये भी बीइंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा डिसीजन होगा। हम इसको स्कैन करेंगे, मॉनिटर करेंगे, हम इसके ऊपर फोरकास्ट करेंगे और अल्टीमेटली हम इसके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे ताकि हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर सकें। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो या अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देने के लिए प्लान कर रही है तो वी नीड टू आइडेंटिफाई ना कि हम इस सब्सिडी से किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर थ्रेट है, थ्रेट ये है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम बाहर के मुल्कों में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के साथ हमारे जो है वो ये प्रोडक्ट हमारी सेल हो रही है और अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है तो हम शायद अपनी प्रोडक्ट उन कंट्रीज में नहीं बेच सकेंगे। दैट इज थ्रेट। वी नीड टू फाइंड ऑल्टरनेट मार्केट्स एज वेल, राइट। तो बेसिकली स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों केसेस में हमें प्रोएक्टिवली इसको स्कैन करना होता है और प्रोएक्टिवली अपनी स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी होती है सो दैट वी कैन रिएक्ट ऑन दीज सिचुएशंस व्हेनेवर दीज अराइजेस।
सो हम ये पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस जो है ये कर किस तरह से सकते हैं, हमारे पास डेटा कहां से आएगा, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें हमारे पास, इसका नॉलेज कहां से आएगा। वी नीड टू डू सम रिसर्च, we need to keep our eyes open, we need to focus on what is going in the environment. So उसके लिए हमारे पास जो sources हैं, न्यूज़पेपर्स, periodicals, करंट बुक्स, इनको रीड करें, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बुक्स को, periodicals को, ब्लॉग्स को रीड करें, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये जो एनालिस्ट्स अपने तज्जिए जो दे रहे होते हैं, डिफरेंट जो आपको ब्लॉग्स में, इंटरनेट पे डिफरेंट आपको डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें मिल रही होती है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल रही होती है, तो तमाम चीजें आपको बेसिकली इन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर गाइडलाइन दे रही होती है। यू नीड टू कीप एन आई ऑन द एनवायरनमेंट, प्लस यू नीड टू डू रिसर्च कॉन्टिन्यूअसली व्हाट इज गोइंग इन द एनवायरनमेंट, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। सो अब हम वन बाय वन इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट में जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। पेस्टल के एक एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हमारे मुल्क का या हम जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां का सियासी माहौल कैसा है, कौन से ऐसे सियासी मामलात हैं जिनका हमारी बिजनेस एंटिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जिनका शायद हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। सो हमें इन चीजों को कॉन्टिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज हाईली सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि कंट्री रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को डिफाइन करता है। एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कितना स्टेबल है, वहां पे ऑपरेशनल रिस्क का मतलब है कि अगर आप काम कर रहे हैं उस कंट्री में, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो आपके ऑपरेशंस के ऊपर कितना रिस्क आ सकता है। सो पॉलिटिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हम देखते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स को जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है और उनको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो आपके पास इसमें आ रहा है दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है तो गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो ऑब्वियसली इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद अनस्टेबल है तो वो इंडस्ट्रीज के लिए भी शायद उतना बेनिफिशियली काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल मौजूद है कि आपका अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल है तो किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, यानी आपके जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें किसी भी चीज के जो नतायज हैं वो किस तरह के आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गवर्नमेंट ने मल्टीनेशनल कंपनी को परमिशन दे दी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, आप कह रहे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में अगर आपने मल्टीनेशनल को परमिशन दे दी है कि वो आए और आपके कंट्री में आके ऑपरेट करें, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो मल्टीनेशनल कंपनी आके जब यहाँ पे ऑपरेट करेगी तो आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उनकी प्रोडक्ट की सेल उससे इफेक्ट होगी, राइट। चेंजेस इन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट चल किस तरह से रही है, गवर्नमेंट बनी किस तरह से है, गवर्नमेंट का अपना स्ट्रक्चर क्या है। पॉलिटिकल एंड नेशनल पॉलिसीज अगर चेंज हो रही है तो किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रही है। इसी तरह से गवर्नमेंट आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट कितना करती है और डिफरेंट पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट है, जिसमें मॉनिटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, सप्लाई साइड पॉलिसी है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी। सो हम अगली स्लाइड्स पे वन बाय वन इन सब का इम्पैक्ट देख रहे होंगे। सो जैसे मैंने बात की थी स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो सबसे पहला पॉइंट था स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। तो अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है, आपकी गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो स्टेबल है, तो वो आपकी बिजनेस को इस तरह से इम्पैक्ट करेगा या ओवरऑल जो आपकी उस एनवायरनमेंट में एक्टिविटी हो रही है, बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, उसमें आपके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होगा। स्टेबल गवर्नमेंट है, लोगों की बात सुनी जाती है, स्टेबल पॉलिसीज हैं, इन्वेस्टर्स को हेल्प आउट किया जा रहा है, कंज्यूमर को अपने राइट्स का पता है, कंज्यूमर को पता है दैट गवर्नमेंट इज देयर टू प्रोटेक्ट माय राइट्स, राइट। तो वो आपका पॉलिटिकल सिस्टम इटसेल्फ कितना स्टेबल होगा, वो आपके बिजनेसेस प्लस कंज्यूमर्स दोनों के लिए उतना ही ज्यादा फेवरेबल होगा।
वो उनके लिए उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने में हेजिटेट नहीं करेगा, और कंज्यूमर जो है उसको भी अपने राइट्स का पता होगा, सो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्टिवली अपना पार्ट प्ले करेगा। इससे क्या होगा कि जब आपका सिस्टम स्टेबल है तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, बाहर के लोग भी आपके कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज दे नो अच्छा सिस्टम है, स्टेबल है, वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक है, फेवरेबल है, काम हो रहा है, चीजें स्मूथली चल रही हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बिजनेसेस के लिए सपोर्टिव पॉलिसीज हैं, बिजनेसेस को हेल्प कर रही हैं, इंप्रूव्ड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इमर्जिंग मार्केट, जो आपकी मार्केट से इमर्ज हो रही हैं, डिजाइन हो रही हैं, बन रही हैं, नई मार्केट्स हैं, वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल है, इन्वेस्टर्स and consumers have confidence on the system, and when people have confidence on the system they actively interact and take part in economic and business development, right? चीजें बिक रही होंगी, लोग एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, आपकी प्रोडक्ट्स बिक रही होंगी, मोर प्रेडिक्टेबल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देखिए जब स्टेबिलिटी है ना तो बिजनेस ओनर्स को भी पता है कि क्योंकि स्टेबल एनवायरनमेंट है, कोई अननोन किस्म के चेंजेस नहीं आ रहे, कोई सरप्राइजेस नहीं आ रहे, कोई अननोन किस्म के थ्रेट्स नहीं आ रहे, तो ओनर्स के लिए बिजनेस को प्लान करना, इन्वेस्ट करना, एनहेंस करना, ग्रोथ पे लेके जाना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा आसान होगा, राइट? एंड एंश्योर जॉब क्रिएशन। जब आप की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हमने कहा इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, तो जब बिजनेसेस ग्रो करेंगे अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन होगी, जॉब क्रिएशन होगी तो आपके मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कैटर होंगे, प्लस स्टेट रेवेन्यूज हायर होंगे। कैसे स्टेट रेवेन्यूज हायर होंगे? स्पेंडिंग बढ़ रही है ना, तो कंट्री की जीडीपी इंक्रीज कर रही है, राइट? लोग ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं तो टैक्सेस पे हो रहे हैं, गवर्नमेंट को जा रहे हैं, पॉवर्टी रिडक्शन होगी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, इंक्रीज्ड वेलफेयर एंड एजुकेशन लेवल। जब गवर्नमेंट के पास अर्निंग ज्यादा है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड अदर वेज, तो गवर्नमेंट के पास तो स्पेंडिंग के लिए फंड्स भी उतने ज्यादा हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर पे स्पेंड करेगी, एजुकेशन पे स्पेंड करेगी, और ये साइकिल फिर चलता चला जाएगा। एजुकेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, जॉब क्रिएशन बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करने की तरफ चली जाएगी। और ये सब किस वजह से होगा? अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बिजनेस टू अचीव दिस। एडवर्स इंपैक्ट्स क्या है अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या इंपैक्ट्स आएंगे? तो ये बिल्कुल उसके रिवर्स चला जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर ऑफ बिजनेस ड्यू टू चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कहेगा जी आज टैक्स का रेट ये है, कल पता नहीं टैक्स का रेट क्या हो जाएगा, इनकी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी, मुझे डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी, इनके फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी अगर चेंज हो गई तो ये मुझे डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वहीं पे ही शेक कर जाएगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बिकम्स रिस्की व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर, व्हेन वी आर अनएबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। तो हम, क्योंकि इंस्टेबिलिटी है ना, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो पता नहीं क्या होगा, नई गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लेके आएगी, तो चीजें रिस्की हो जाती है। इन्वेस्टर फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस भी फिर अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बजाय डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर सोच रहे होते हैं ताकि रिस्क से बचा जा सके। फेलियर ऑफ स्ट्रेटेजिक एक्शन लीड्स टू बिजनेस लॉसेस। कोई स्ट्रेटेजी बनाई भी थी, इंप्लीमेंट करने लगे, पता चला एनवायरनमेंट अनफेवरेबल हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, पॉलिसीज बदल गई, बिजनेस तो लॉस पे चला गया। क्वांटम ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस। तो इन पहले तीन फैक्टर्स का जो इंपैक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, उससे अल्टीमेटली क्या होगा? मैंने भी बात की, इन्वेस्टर जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाएगा। जब इन्वेस्टर डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा
तो डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ जाएगा, डिमांड होगी लेकिन सप्लाई नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टर इज नॉट देयर, मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट बीइंग डन, सो देयरफॉर नीड्स ऑफ पीपल आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड। तो जब ये सिचुएशन होगी, स्कार्सिटी हो जाएगी, और स्कार्सिटी की वजह से फिर इन्फ्लेशन, मुंह मांगे दाम, राइट। हाई फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल फेलियर का रिस्क आपका इंक्रीज कर जाता है, और इन्वेस्टर्स के लिए फिर आपके कंट्री में इन्वेस्ट करने में कोई अट्रैक्शन नहीं रहती ड्यू टू दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। गवर्नमेंट का रिएक्शन टुवर्ड्स बिजनेस कम्युनिटी, या गवर्नमेंट की जो एक आप कह रहे हैं कि एक जनरल ट्रेंड है टुवर्ड्स बिजनेस कम्युनिटी, वो दो तरह से बिजनेस कम्युनिटी को इम्पैक्ट करेगा, या वो उनके लिए स्ट्रेंथ का सोर्स बनेगा, या वो उनके लिए वीकनेसेस क्रिएट कर देगा। सो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, सब्सिडी दे रही है, सपोर्ट कर रही है, टैक्स रेट रिड्यूस हो गया, सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से चेंज किया कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिए फॉर इन्वेस्टर्स, सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से गवर्नमेंट अगर डिस्करेज करती है बिजनेसेस को, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, हमारे यहाँ पे क्या होता है, हर साल बजट आता है तो पता चलता है जी सिगरेट्स की और जो इस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जिनके हेल्थ के ऊपर स्पेशली नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उनके ऊपर टैक्सेस इंक्रीज हो गए। क्यों इंक्रीज किए जाते हैं? ताकि डिस्करेज किया जा सके इस इंडस्ट्री को, राइट। तो ये अदर साइड इंडस्ट्री के लिए थ्रेट है। सो गवर्नमेंट रिएक्शन से अपॉर्चुनिटीज आती हैं फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट ने टेक्निकल एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज लोगों को ट्रेन करना शुरू किया एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट सिर्फ सब्सिडीज, रिडक्शन इन टैक्सेस की फॉर्म में कर रही हो। गवर्नमेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। सो देयर आर सो मेनी वेज जिससे गवर्नमेंट जो है वो एक इंडस्ट्री को या डिफरेंट बिजनेसेस को सपोर्ट करती है। सिमिलरली देयर माइट बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेट्स। सो बिजनेस मैनेजर्स जो हैं उनको कॉन्टिन्यूअसली, जब एनवायरमेंटल स्कैनिंग की हम बात करते हैं तो उस एनवायरमेंटल स्कैनिंग का जो बड़ा जरूरी पार्ट है दैट इज आल्सो स्वॉट एनालिसिस, कि हम जिस एनवायरमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। और ये स्वॉट एनालिसिस गवर्नमेंट के एक्शन पे काफी हद तक डिपेंड कर रहा होता है, ये इससे काफी हद तक इफेक्ट हो रहा होता है। देन गवर्नमेंट सपोर्ट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। गवर्नमेंट किस किस तरह से सपोर्ट करती है, हमने अभी डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स दी, तो हम इसको एक दफा से गो थ्रू करेंगे। सब्सिडी प्रोविजन टू सर्टेन इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल आप शुगर को या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सब्सिडी दे दें। इसी तरह से गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। अब वो जो ग्रांट होती है दैट इज यूजुअली कंडीशनल, कि आपने इतने टाइम तक इतनी एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करके रखनी है, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो उसके क्या टू फोल्ड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जितने मेंटेन हो रहे हैं, उन एम्प्लॉइज का जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो क्रिएट हो रहा है, राइट। उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो रहा है। प्रोविजन ऑफ कैपिटल एट लोअर और हायर कॉस्ट, ये आसान पाकिस्तान घर स्कीम क्या है? गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? बेसिकली लोगों को रिड्यूस्ड रेट के ऊपर, आपके तकरीबन हर बैंक की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें तो आपको वहां पे पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो है वो लोन दे रही है रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट, राइट। गवर्नमेंट सपोर्ट करी। टेक्नोक्रेट्स सर्विसेज फॉर एन इंडस्ट्री, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जैसे मैंने अभी बात की कि सिर्फ सब्सिडी या रिडक्शन इन टैक्सेस या मॉनेटरी पॉलिसी की चेंजेस से गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी, समटाइम्स आपको टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही होती है। गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बिजनेस कहता थी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कैपेसिटी है, मेरे पास नॉलेज है, वी कैन मेक दिस प्रोडक्ट बट वी डोंट हैव फंड्स, राइट। तो वहां पे गवर्नमेंट फिर आपको ग्रांट देती है। अगर आपको सेल्स टैक्स की कुछ प्रोविजंस याद हो, सॉरी इनकम टैक्स की कुछ प्रोविजंस याद हो, तो गवर्नमेंट वहां पे मॉडर्नाइजेशन और रीबैलेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर टैक्स क्रेडिट भी दे रही है, राइट। तो ये तमाम इंसेंटिव्स हैं, ये तमाम एक्टिविटीज हैं गवर्नमेंट की, जिससे गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। इसी तरह से लॉज एंड रेगुलेशन की इंप्लीमेंटेशन जितनी स्ट्रिक्ट होगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा।
बिकॉज उसको पता है कि अगर मेरे साथ फ्रॉड होता है या मेरे साथ कुछ भी नेगेटिविटी होती है, गवर्नमेंट इज देयर, सिस्टम इज देयर टू प्रोटेक्ट मी, जुडिशियल सिस्टम इज देयर टू प्रोटेक्ट मी इन द गिवन सिचुएशन। अगर आपके ये सिस्टम्स वीक हैं, लॉ की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तब क्या होगा, अल्टीमेटली इन्वेस्टर आपका कॉन्फिडेंस लूज करता चला जाएगा, राइट। रिलेशनशिप विद फॉरेन गवर्नमेंट्स, हम दुनिया में रहते हुए इन आइसोलेशन नहीं चल सकते, हमें डिफरेंट कंट्रीज के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की जरूरत होती है, राइट। वो बायलैटरल रिलेशनशिप बायलैटरल ट्रेड को फेवर करते हैं, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को फेवर करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन लोकल कमर्शियल मार्केट्स, आपके बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे, आप फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं अपने कंट्रीज में, राइट। फॉरेन मार्केट्स आपकी प्रोडक्ट के लिए खुल सकता है, बोथ बाई का मतलब है दो, लेटरल दोनों साइड पे रिलेशनशिप है, तो आप उनकी प्रोडक्ट को फेवर करें, वो आपकी प्रोडक्ट को फेवर करेंगे, तो दोनों तरफ से इन और आउट हो रहा होगा, एंड बोथ कंट्रीज विल बी एट विन विन पोजीशन, ठीक है। लेकिन ये होगा कब, जब आपकी पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी एंश्योर होगी। अगर पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है तो ये बायलैटरल रिलेशनशिप की मेंटेनेंस जरा मुश्किल हो जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड को भी फिर इस तरह से हेल्प आउट किया जा रहा होता है। कस्टम्स एंड टैरिफ्स रिड्यूस कर दें, जिस कंट्री के साथ एग्रीमेंट है, जिसके साथ नेगोशिएशन चल रही है, उसके लिए रिड्यूस कर दें, वहां से जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं कस्टम ड्यूटीज रिड्यूस कर दें। फॉरेन गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सीपेक क्या हो रहा है, राइट। आप फॉरेन गवर्नमेंट्स को एनकरेज करें कि वो आए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको भी आप ट्रेड का रास्ता दें और खुद भी आप उससे फायदा उठाएं। शेयरिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, उनके पास कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक नॉलेज है, उनके लोगों को ट्रेन करें, सॉरी उनके पास है तो आप उनको एनकरेज करें कि वो आके अपने लोगों को ट्रेन करें, आपको ट्रेन करें। सिमिलरली आप भी इसी बायलैटरल है ना, जैसे हमने प्रोडक्ट की सेल की बात की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, सिमिलरली नॉलेज शेयरिंग भी बायलैटरल बेसिस पे करें। बायलैटरल सपोर्ट फॉर फ्री एजुकेशन, ये जो हम कहते हैं ना, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, फलां यूनिवर्सिटी के इतने स्टूडेंट्स को फलां कंट्री स्कॉलरशिप दे रहा है, या फलां कंट्री हमारे जो है वो इतने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहा है। फिर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को हम अलाउ करते हैं कि वो अपनी बाकी एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट करें, बट फॉर 1 सेमेस्टर और सो वो दूसरे कंट्रीज में जाएं और वहाँ के एनवायरनमेंट को देखें। विजिट एंड एम्प्लॉयमेंट वीजास को आसान करें, जब आप विजिट एंड एम्प्लॉयमेंट वीजास को आसान करते हैं तो एक्सपेट्रिएट्स की मूवमेंट होती है, राइट। उनके लोग आपके कंट्री में आके काम करते हैं, आपके लोग वहां पे जाके काम करते हैं, तो ये जो नॉलेज शेयरिंग की बात हो रही है, ये फिर अक्रॉस ग्राउंड लेवल भी लोग शेयर कर रहे होते हैं, राइट। लीगल सपोर्ट ऑन इंटरनेशनल फोरम्स, जब आपके बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो फिर जिस कंट्री के साथ आपके बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छे हैं वो आपको डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जाके सपोर्ट भी कर रहा होगा, जैसे चाइना पाकिस्तान को यूएनओ में सपोर्ट करता है। ब्यूरोक्रेसी के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं किसी भी बिजनेस में, बेसिकली पब्लिक और गवर्नमेंट किस तरह से इंटरेक्ट करती है। ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी डेवलप करती है पब्लिक के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इन्वॉल्व होती है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है ब्यूरोक्रेसी के, समटाइम्स दे मिसयूज देयर पावर। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये फिनोमिना बहुत ज्यादा कॉमन है। देन ब्राइबरी एंड करप्शन, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में ये भी इनफैक्ट एशिया में ये फिनोमिना बड़ा कॉमन है। सपोर्ट पॉलिटिकल नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, पॉलिटिकल नेपोटिज्म का मतलब है अगर बाप पॉलिटिशियन है तो बेटा भी पॉलिटिशियन ही होगा, और बाप बेटे को जो करता हुआ देखेगा, सॉरी बेटा बाप को जो करता हुआ देखेगा वो उसी चीज को अपने माइंड में सेट करेगा और वो भी जाके उसी तरह से फ्यूचर में बिहेव करेगा, उसी माइंडसेट के साथ काम करेगा, राइट। देन डेलिब्रेट कम्युनिकेशन गैप, ये भी बड़ा ऑब्वियस फिनोमिना है हमारे मुल्क में कि हमारे पास इवन हमारे जो लोकल वोटर्स हैं
they are usually unable even to contact with their electorals. जिनको उन्होंने खुद से इलेक्ट किया हुआ है, जिनको उन्होंने वोट दिया हुआ है, वो ही बाद में उनको नहीं मिल पाते। बिजनेस के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? मिसकम्युनिकेशन टू डिसीजन मेकर्स, बिकॉज डिसीजन ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हैं, और जब ब्यूरोक्रेसी में और लोगों के बीच में गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, तो दिस कम्युनिकेशन गैप अल्टीमेटली लीड्स टू रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बाय bureaucracy, because they don't know what is the problem, what people are actually facing, what people actually want for them. Impede project development, फिर आपके project development भी डिले होगी, फंड्स नहीं आ रहे। हम अक्सर सुनते हैं कि रोड क्यों नहीं बन रही, फंड्स नहीं है, वो फलां जो सियासतदान है वो अवेलेबल नहीं है, या वो क्योंकि दूसरी पार्टी के साथ जो गवर्नमेंट की पार्टी है वो अपोजिशन की पार्टी के लोगों के फंड्स को रिलीज नहीं कर रही। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट जो है वो इंपीड होती है, लीगल प्रोसेसेस डिले होते हैं, और इन्वेस्टमेंट डील्स जो हैं वो आपकी किकबैक्स हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स आते हैं। स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स क्या है रिगार्डिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? एक बिजनेस को किस तरह से स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना होता है, तो किस तरह से उससे इंपैक्ट करता है? स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, अगर आपकी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, करंट गवर्नमेंट चेंज होगी, तो प्रपोज गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, नई गवर्नमेंट क्या आने वाली है, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो कितना स्टेबल हो सकती है। फोरकास्ट है ना, हमने आज अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, फोरकास्ट के बेस पे बनानी है। गवर्नमेंट इंटेंशन टुवर्ड्स बिजनेस एंड सोसाइटी, हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर सियासी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो आते हैं वो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, दे आर फॉर प्रो बिजनेसमैन, राइट? तो हम फोरकास्ट करेंगे कि अभी क्या गवर्नमेंट है आने वाली, और हमारे सिस्टम में या एशिया के सिस्टम में इट इज यूजुअली इजियर टू फोरकास्ट कि अगली आने वाली गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, और फिर उस गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, वेदर गवर्नमेंट एप्रिशिएट्स प्रीवियस गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस और विल चेंज पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट पिछली आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, पॉलिसीज को कंटिन्यू करती है, तो इसका मतलब है आपका सिस्टम स्टेबल है। We can make decision considering stability of system, but अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है system is not stable. Government relations with other countries, क्या वो जो दूसरे मुल्कों के साथ हमारे relationships हैं वो हमारे लिए fruitful हैं या नहीं है? Bilateral agreements में हम कितना bargain करके अपने लिए benefits ले सके हैं, right? उसके बाद कॉर्पोरेट पॉलिसीज में क्या चेंज आएगा, फर्म्स फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस में क्या चेंज आएगा, फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ फर्म्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके ऊपर अगर इम्पैक्ट आएगा तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। कंपेटिटर सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स किस तरह से अवेलेबल है, और नई गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट करने में कितना टाइम लगेगा, रोल एंड पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी कितना स्ट्रॉन्ग है हमारे इस एनवायरनमेंट में। यहां तक हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिस्कस किया। अब अगर हम आपकी स्टडी टेक्स्ट पे जाएं और स्टडी टेक्स्ट में देखें कि उसने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कितना डिस्कस किया, तो यू कैन सी कि हमने जितना डिटेल में स्लाइड्स को डिस्कस किया उसमें उसके हिसाब से स्टडी टेक्स्ट में देयर आर जस्ट 4 बुलेट्स जिसमें उसने इन सारी चीजों को डिस्कस किया है, समराइज किया है। हमने इन बुलेट्स की बेस के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस डिफरेंट डायमेंशंस में करने की कोशिश की कि किस तरह से आपका पॉलिटिकल सिस्टम इंपैक्ट कर सकता है। बट वंस अगेन ये अभी भी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, वी कैन राइट इवन अ लॉट ऑफ लिटरेचर जो इसको इंपैक्ट करेगा। ये क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की अपनी एक ह्यूज डायमेंशन होती है, इसलिए आई हैव ट्राइड कि एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हम उसको कवर कर सकें, लेकिन क्योंकि हमें अगले एरियाज को भी कवर करना है, सो इसलिए हमने उसको यहाँ तक लिमिटेड रखा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपने सिर्फ ये करना है कि ये आपके स्टडी टेक्स्ट में जो एग्जाम्पल है इसको जरूर रीड कर लीजिएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से अप्लाई हो रहा है। और फिर जैसे जैसे हम इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे तो वील डिस्कस पास्ट पेपर्स एज वेल, राइट।
जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, जिसमें मेजरली हमारे दो टूल्स हैं, जैसे हमने भी बात की, मैक्रो के लिए पेस्टल है विच वी आर गोइंग थ्रू, और उसके बाद माइक्रो के लिए पोर्टर 5 कोर्सेज हैं। विल आइडेंटिफाई particular questions from past papers from these areas and we'll discuss कि हमने क्या पढ़ा, किस तरह से स्टडी किया, और एग्जामिनर इन एरिया से क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम कर रहा है, और वो आपसे किस लेवल का आउटपुट अगेंस्ट दीज क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा है, और आपने किस तरह से एग्जाम में जाने से पहले अपने आप को इस प्रैक्टिस प्रोसेस से गुजारना है, सो दैट आप एग्जाम में अपनी सक्सेस को कंसोलिडेट कर सकें, एंश्योर कर सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल से हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।